नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई की सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पेडागोजी से संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो सीटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, 100 लाइक्स का टारगेट है। कमेंट कीजिए किसी क्वेश्चन से रिलेटेड इशू हो, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन है, साहित्य और शिक्षण तकनीक हिंदी साहित्य शिक्षण में आलोचनात्मक चिंतन को कैसे विकसित किया जा सकता है। अगर हम हिंदी साहित्य के शिक्षण में अगर बच्चे के अंदर आलोचनात्मक जो है चिंतन को विकसित करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे बोलने का मौका देना चाहिए। आलोचनात्मक चिंतन में क्या होता है, हम बच्चे के अंदर जो है एक तर्क करने की क्षमता जो है डेवलप करने की कोशिश करते हैं। भाई आलोचनात्मक चिंतन जहाँ पे बच्चा आलोचना भी करे और उस पर जो है सही तार्किक रूप से चिंतन भी करे। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब पॉजिटिव रिव्यू और निगेटिव रिव्यू दोनों शामिल हैं, है ना। बात समझ गए। तो आलोचनात्मक चिंतन को कैसे, तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही होगा। पाठ चर्चा पर भाग लेना और प्रश्नोत्तर, प्रश्न पूछे और जैसे टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा और फिर बच्चा उस प्रश्न का उत्तर देगा, उसके माध्यम से जो है हम जो है आलोचनात्मक चिंतन को विकसित कर सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीचर के द्वारा कक्षा 6 में पंचतंत्र की कहानियां पढ़ा रहे हैं। एक टीचर जो है कक्षा 6 में पंचतंत्र की कहानियां पढ़ा रहे हैं, वो चाहते हैं कि विद्यार्थी कहानी से नैतिक मूल्य सीखें और हिंदी में मौखिक अभिव्यक्ति करें। इसके लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि क्या होगी। तो देखिए, अगर नैतिक मूल्य सिखाने की बात कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, व्याख्या देंगे। एक टीचर खड़ा होकर के क्लास में चुपचाप एक जो है नैतिक मूल्यों की व्याख्या देगा कि इस किताब में, गीता में ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है, गीता में श्लोक नंबर ये, अध्याय 6 ऐसे बताए। तो इससे क्या फायदा होगा, नैतिक मूल्य सीख पाएगा। इससे अच्छा बेहतर तरीका ये होगा कि हम बच्चों को उस समूह नैतिक मूल्यों के ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम समूह चर्चाओं में भाग लेंगे और नाट्य पुस्तकी जो है करण कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही उत्तर होगा। रचनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए। तो रचनात्मक लेखन क्या होता है भाई, क्रिएटिविटी जो राइटिंग होती है क्या होता है, जब बच्चा अपने विचारों को व्यक्त करता है ना, तो यही होता है रचनात्मक लेखन। तो विद्यार्थी को अपनी कल्पना और विचार व्यक्त करने का अवसर देना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। केवल नमूना निबंध लिखना, व्याकरण सुधारना और किताबी उदाहरण देना रचनात्मक लेखन को प्रोत्साहित नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण में समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है। तो समावेशी शिक्षा मैंने कई बार बताया है कि भाई जहाँ पे समान रूप से सभी को समान मानते हुए शिक्षा देना, है ना, समान अवसर देना मतलब। ठीक है, अब एक क्लासरूम में चूंकि विविध बच्चे होते हैं, विविध टाइप के बच्चे होते हैं, जैसे कुछ विशेष बालक होंगे, कुछ सामान्य बालक होंगे, कुछ प्रतिभाशाली, तो सबकी जो है विशेषताओं या प्रतिभाओं को ध्यान में रख करके जो है एक्टिविटी कराना या पढ़ाई के टॉपिक या शिक्षण विधियों का प्रयोग करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना, ये इसका मूल अर्थ होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, हिंदी शिक्षण में जो है चोम्स्की के सिद्धांत को लागू करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। अब चोम्स्की का सिद्धांत क्या है, चोम्स्की का जो सिद्धांत है वो भाषा शिक्षण के संदर्भ में कहा है कि भाई बच्चे में जो भाषा अर्जन की क्षमता होती है, मतलब भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, जिसको इन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस नाम दिया। ध्यान रखिएगा, इसको एलईडी कहा। अब यहाँ पे बस जन्मजात क्षमता ही हमें देखना है, मतलब आंसर यहाँ पे क्या होगा, बच्चों को स्वतंत्र रूप से वाक्य निर्माण के अवसर देना, क्योंकि उसके अंदर वो क्षमता है। केवल रटने के लिए प्रोत्साहित करना, केवल अनुवाद आधारित शिक्षण कराना, केवल व्याकरण नियम कराना नहीं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, हिंदी शिक्षण में संकल्पनात्मक मानचित्र जिसे कहते हैं कॉन्सेप्ट मैपिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है। अब देखिए कॉन्सेप्ट मैपिंग का उपयोग क्यों, तो व्याकरणिक नियमों को याद करने के लिए किया जाता है नहीं, इसको परीक्षा प्रश्न तैयार करने के लिए किया जाता है नहीं, केवल लेखन जो है कौशल विकसित करने के लिए नहीं। जो संकल्पनात्मक मानचित्र होता है जिसे कॉन्सेप्ट जो है मैपिंग कहते हैं, इसमें विचारों को संगठित करने और संबंध स्थापित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में सहयोगात्मक अधिगम कोलैबोरेटिव लर्निंग का क्या लाभ है। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग का क्या मतलब होता है, सहयोगात्मक मतलब जब कुछ बच्चे आपस में एक साथ ग्रुप्स में बनाएंगे
और फिर किसी कार्य को सहयोग के माध्यम से करेंगे, ठीक है, उसके माध्यम से सीखेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों में सामूहिक कार्य और संवाद कौशल विकसित होता है। तो सहयोगात्मक अधिगम में जब हम बच्चों को एक साथ बैठाते हैं और एक दूसरे से जब बात करने का मौका देते हैं तो इससे क्या होता है, एक तो सामूहिक कार्य होता है, मिल करके वो कार्य को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद एक दूसरे से जो है कम्युनिकेशन करते हैं। तो कम्युनिकेट जब करेंगे तो भाई चूंकि क्लासरूम जो होती है वो समावेशी क्लासरूम होती है, विविध प्रकार के बच्चे होते हैं, विविध भाषी बच्चे होते हैं, तो हो सकता है उनमें से बहुत सारे बच्चे डिफरेंट डिफरेंट जो है लैंग्वेजेस का प्रयोग करें। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जो है वोकैब जो है शब्दावलियाँ डेवलप होगी। तो संवाद जो कौशल होता है, एक दूसरे से बातचीत करने का तरीका कैसा हो, वो डेवलप होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अब वाइगोस्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है इसमें जो कौन सा नहीं है, एक तो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा जो है बच्चे का ज्ञान का निर्माण होता है, सहारा दे करके स्केफ फोल्डिंग के द्वारा जो है ज्ञान का निर्माण किया जाता है। भाई बच्चे को मान लीजिए कहीं पे कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो टीचर जो है उसकी थोड़ी सी हेल्प करेगा, अस्थायी मदद करेगा, जिसको हम कहते हैं स्केफ फोल्डिंग। क्या कहते हैं, स्केफ फोल्डिंग। ये शब्द आपको याद होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। निकटस्थ विकास क्षेत्र जिसे कहते हैं ZPD। अब क्या होता है, बच्चे का जो नॉलेज है, एक्चुअल नॉलेज ये है, और बच्चे का जो है मतलब नॉलेज नहीं, इसे कहेंगे हम क्षमता। बच्चे की एक्चुअल क्षमता ये है और बच्चे की एक्चुअल नॉलेज ये है, अभी के समय नॉलेज ये है, और उसके बीच का क्षेत्र जो अभी उसको याद नहीं है, लर्न नहीं है, उसको तैयार नहीं है, इसी को कहते हैं ZPD। और इसको कौन कंप्लीट करेगा, इसको ये इसका फोल्डिंग करेगा, मतलब ठीक है। तो यहाँ पे समझ गया, निकटस्थ विकास क्षेत्र जिसे कहते हैं जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। भाषा अर्जन उपकरण ये चोम्स्की का था, जो मैंने अभी आपको कहा था लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, मतलब भाषा अर्जन की क्षमता जो है उपकरण जो होता है वो बच्चे में जन्मजात होता है, पहले से ही ये ऐसा मस्तिष्क में डिवाइस फिट होता है जिससे वो भाषा को समझता है। ऊपर के 3 ऑप्शंस वाइगोस्की से जुड़ा हुआ है, नीचे वाला ऑप्शन जो है वो चोम्स्की से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक शिक्षक ने कक्षा में प्रेमचंद की कहानी पढ़ाई। एक विद्यार्थी ने कहानी के पात्रों के व्यवहार पर सवाल उठाया। शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो देखिए सवाल को अनदेखा कर देना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से मिलते हैं इन हिंदी पेडागोजी में, ठीक है। तो ऐसा अनदेखा कर देना चाहिए नहीं। विद्यार्थी को मौखिक रूप से जवाब देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या केवल पाठ्यपुस्तक का जवाब देना चाहिए, नहीं। विद्यार्थी को लिखित जो है निबंध लिखने के लिए कहना चाहिए। आंसर हो गया ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बच्चे को जो है जो स्टूडेंट को क्या मौखिक रूप से जवाब देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आपके फोन की संपर्क सूची में किसी का फोन नंबर ढूंढना है, किसका उदाहरण है। अब देखिए आप अपने फोन को जब खोलते हो और कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाते हो, कॉन्टैक्ट लिस्ट में तो आप देखते हो कि आप सरसरी निगाह से जो है आप जो है किसी का नंबर ढूंढने का कोशिश करते हैं। तो इसे कहते हैं स्कैनिंग। क्या कहते हैं, स्कैनिंग। स्कैनिंग सर्वेक्षण, ऑप्शन बी इसका। स्कैनिंग में केवल क्या होता है, इसमें केवल हम आवश्यक जो हमें जानकारी ढूंढनी है उसी पर हम केवल ध्यान देते हैं। आवश्यक जानकारी जो है खोजी जाती है, ठीक है। स्कैनिंग में आवश्यक जानकारी खोजी जाती है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी होगा। एक टीचर ने कक्षा 8 में सर्वनाम पढ़ाया। एक विद्यार्थी ने पूछा कि वह और वे में क्या अंतर है, शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो भाई शिक्षक को डांटना चाहिए, या फिर पाठ पर आगे बढ़ जाना चाहिए, या परिभाषा को दोहराना चाहिए, बल्कि उसको उदाहरण के साथ उसको समझाने का प्रयास करना चाहिए, है ना। हम मतलब बच्चों को उदाहरण से बता सकते हैं कि वह जो है वो एक वचन है, एक व्यक्ति एक वस्तु के लिए प्रयोग होता है। वही जो वे हैं वो बहुवचन है, वो अनेक वस्तुओं और अनेक व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है। इस तरीके से हम कुछ उदाहरण पेश कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। हिंदी में लेखन कौशल विकसित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। अगर बच्चे में लेखन कौशल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। देखिए 4 प्रकार के होते हैं, सुनना, पढ़ना, लिखना और बोलना, ठीक है। ये 4 प्रकार के होते हैं। और लेखन जो कौशल है उसको विकसित करने के लिए हम क्या करेंगे, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लिखने का अभ्यास कराएंगे।
उसके विचारों को व्यक्त करने का मौका देंगे। भाई लिखने का पढ़ा हुआ नहीं, ऐसा नहीं कि किताब में पढ़ लो फिर उसके बाद कह दो लिख, नहीं। कहो आज दिन भर में क्या किया है, आज जो है दिन भर में तुमने क्या किया, स्कूल में क्या हुआ, उसको लिख करके मुझे बताओ। तो विचारों की इससे जो है सबसे महत्वपूर्ण इस विचारों की स्पष्टता और अभ्यास। यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है। शब्द भंडार, बच्चे का शब्द भंडार बढ़ाने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? तो अगर वोकैब बढ़ाना है, जानते हो कि अब आप चाहते हो कि मतलब बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा जो है शब्दों का प्रयोग करे, है ना, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का मौका दोगे। क्योंकि बच्चा देखिए बोलता है जब आपकी बातों को सुनेगा, है ना, तो उसी की नकल करेगा। तो जो भी उसके जीवन में घटित हो रहा है, शब्द, उन शब्दों का प्रयोग और चर्चा करना चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक विद्यार्थी जो है कक्षा में हिंदी कविता को समझने में कठिनाई महसूस करता है। शिक्षक ने देखा कि वो शब्दों के अर्थ को नहीं समझ पा रहा है। टीचर को क्या करना चाहिए? तो टीचर को क्या करेगा भाई, जब वो अर्थ को नहीं समझ पा रहा है, इसका मतलब है कि उस शब्दों के अर्थ को सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेगा और कुछ रेफरेंस में देगा, उदाहरण देगा, संदर्भ देगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। रटाने के लिए नहीं कहेगा, है ना, अगली कविता पढ़ने के लिए नहीं कहेगा, ना अनदेखा करेगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। हिंदी शिक्षण में पठन कौशल के विकास के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त होगी? तो देखिए जब कोई बच्चा पढ़ता है तो पढ़ने के लिए सबसे मौन से जो है, मौन से जो है पठन जो है, मौन से जो होती है क्या होता है, बच्चे की समझ बढ़ती है। तो मौन का जो पठन होता है, जब हम मन में पढ़ते हैं ना, तो उससे समझ विकसित होती है ना। और सारांश लेखन से क्या होता है, बच्चा हम ये समझ पाते हैं कि बच्चे ने जो है अपने पाठ को, जो भी लेसन पढ़ाया गया उसको कितना समझा है। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण हिंदी शिक्षण में किसे बढ़ावा देता है? अब सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण हिंदी शिक्षण में किसे बढ़ावा देगा? भाई हिंदी शिक्षण में केवल व्यक्तिगत अध्ययन, केवल व्याकरण शिक्षण, साहित्यिक ज्ञान। आंसर हो गया ऑप्शन सी, भाषा के माध्यम से सामाजिक मूल्यों और सांस्कृतिक को समझना, इसको बढ़ावा देता है। हिंदी में मौखिक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त होगी? अगर मौखिक अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट होगी समूह चर्चा और वाद विवाद करना। ठीक है, मतलब एक दूसरे से क्वेश्चन करना, फिर बच्चा इसका उत्तर देगा, फिर क्वेश्चन होगा, फिर उत्तर देगा, है ना, ऐसे वाद विवाद होगा। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार हिंदी शिक्षण में किस पर बल दिया गया है? तो यहाँ पे केवल व्याकरण शिक्षण पर बल नहीं दिया गया है, बल्कि भाषा का जो व्यवहारिक उपयोग है उस पर बल दिया गया है, और रचनात्मक जो है बच्चे के अंदर क्षमता विकसित करने का जो है, विकसित करने का बल दिया गया। ऑप्शन बी। शिक्षक ने कक्षा में हिंदी निबंध लेखन सिखाया और एक विद्यार्थी ने निबंध में दोहराए गए विचार लिखे, शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए हिंदी निबंध लेखन सिखाया और एक विद्यार्थी ने निबंध में दोहराए गए विचार लिखे, शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे टीचर विद्यार्थी को डांटना चाहिए, निबंध को अनदेखा करना चाहिए, बल्कि विचारों को व्यवस्थित करने के लिए रूपरेखा तैयार करना सिखाना चाहिए एक टीचर को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। मूल्यांकन और कक्षा प्रबंधन हिंदी शिक्षण में रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो मूल्यांकन करना और कक्षा का जो मेंटेन करना हिंदी शिक्षण में रचनात्मक मूल्यांकन का मूल उद्देश्य क्या है? तो भैया रचनात्मक मूल्यांकन का जो उद्देश्य है विद्यार्थियों की रचनात्मकता और समझ का आकलन करना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। एक शिक्षक ने कक्षा में कहानी लेखन की गतिविधि आयोजित की, कुछ विद्यार्थी शर्मीले थे तो उन्होंने भाग नहीं लिया, तो टीचर को क्या करना चाहिए? छोटे समूहों में कार्य करने का अवसर देना। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आप चाहते हैं कि आपकी कक्षा में विद्यार्थी अधिक से अधिक प्रतिभागिता जो है दर्ज करे, इस उद्देश्य के लिए आप किस विधि का उपयोग करेंगे, अनुपालन करेंगे? तो 22वें का देखिए, सबसे ज़्यादा अगर प्रतिभागिता दर्ज करानी है तो हम चर्चा का जो है उपयोग करेंगे, ना कि प्रदर्शन, आदर्श पठन और सस्वर काव्य पाठ। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, है ना। डिस्कशन बच्चों से हम कराएंगे, किसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो एक ज़्यादा से ज़्यादा जो है पार्टिसिपेट करेंगे उन चीज़ों में। ठीक है।
कक्षा में जो है विविध भाषाई पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को हिंदी सिखाने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? विविध भाषाई मतलब बहुभाषी वाले क्लासरूम होती है, मैंने आपसे पहले भी कहा है। भाई एक क्लास में कोई एक ही लैंग्वेज वाला बच्चा थोड़ी ना होता है, बहुत सारे, कोई गांव की क्षेत्रीय भाषा बोल रहा है, कोई दूसरे राज्य से ट्रांसफ़र लेकर के आया है ना? वो उसकी भाषा अलग है, पंजाबी बोल रहा है या साउथ की कोई भाषा बोल रहा है, तो बहुत सारे बच्चे हैं। तो भाई क्या करना होगा कि हिंदी सिखाने के लिए टीचर को उस उन्हीं की मातृभाषा का उपयोग करके हिंदी से उसको जोड़ना। जैसे किसी टॉपिक, किसी शब्द को पढ़ाया, तो उस शब्द को जो है उनकी भाषा में क्या कहते हैं ये बच्चों को बता सकते हो। तो दूसरा बच्चा ये सीखेगा, जो जिस बच्चे को, एक बच्चा हिंदी सीख जाएगा और दूसरे बच्चे, बाकी सब बच्चे जो है उसकी लैंग्वेज भी सीख जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक टीचर ने कक्षा में कविता पाठ आयोजित किया, कुछ विद्यार्थी शोर कर रहे थे, शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो जो शोर कर रहे हैं उनको हम कर देंगे रचनात्मक गतिविधियों में शामिल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, हिंदी शिक्षण में जो है प्रश्न पत्र निर्माण में किसे प्राथमिकता देनी चाहिए? प्रश्न पत्र निर्माण में हमें किस चीज़ का, तो ऐसे प्रश्न पत्र निर्माण करना चाहिए जिसमें बच्चे की ज्ञान का मूल्यांकन हो, उसकी समझ का मूल्यांकन हो, उसकी सृजनात्मकता का मूल्यांकन हो, का संतुलन होना चाहिए। मतलब इस तरीके से पेपर हमें बनाना है ताकि ज्ञान का भी हो जाए, समझ का भी हो जाए और सृजनात्मकता का भी संतुलन हो जाती है। हम इस चीज़ का जो है हम ज़्यादा प्राथमिकता देंगे। प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण हिंदी में किस जो है कौशल को बढ़ावा देता है? तो प्रोजेक्ट आधारित जो कौशल होता है, प्रोजेक्ट विधि में क्या करते हैं? प्रोजेक्ट विधि में बच्चा जो है किसी प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी खोजता है और फिर उसका विश्लेषण करता है। तो हम जो है अनुसंधान और रचनात्मकता को, कौशल को बढ़ावा देंगे, ना कि केवल याद स्मृति, लिखित कौशल और व्याकरण। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एक टीचर ने कक्षा में हिंदी पत्र लेखन सिखाया, एक विद्यार्थी ने पत्र में अनौपचारिक भाषा का प्रयोग किया, शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो भाई अनौपचारिक भाषा का प्रयोग किया है, इसका मतलब है कि उसको अभी भाषा जो पत्र लेखन में किस तरीके की भाषा का प्रयोग होना चाहिए उसके बारे में अभी उसको जानकारी नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि औपचारिक और अनौपचारिक भाषा का अंतर समझाएंगे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भाषा शिक्षण में सहवर्ती मूल्यांकन का क्या अर्थ है? तो सहवर्ती मूल्यांकन का मतलब क्या होगा? वर्ष के अंत में मूल्यांकन करना होगा? नहीं, जब हम पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, तभी हम उसका मूल्यांकन करेंगे। तो शिक्षण के दौरान ही हम जो है निरंतर उसका मूल्यांकन करेंगे, उनकी कमियों को जानने का प्रयास करेंगे और उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। हिंदी भाषा शिक्षण में प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते समय टीचर का मुख्य ध्यान किस पर होता है? जब हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं तो टीचर का जो ध्यान होता है वो अनुवाद पर नहीं होता, जबकि ध्यान होता है उसकी लक्ष्य भाषा हिंदी में संपूर्ण शिक्षण पर होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत और विधियां हिंदी शिक्षण में रचनात्मक दृष्टिकोण का मुख्य जो है उद्देश्य क्या है? तो आंसर देखिए, इसका सही आंसर है बी, विद्यार्थियों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति और रचनात्मकता को बढ़ावा देना। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आपके जो है 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट कीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।